हाँ जी, तो कल का अपडेट दे देती हूँ पहले। कल का डेट था 24th। ठीक है, 24th को ओनली आई हैड स्टार्टेड। सो 24th ऑफ जून का अपडेट ये है कि द डे वाज नॉट वेरी प्रोडक्टिव। ठीक है, हार्डली मे बी 2 to 3 hours आई स्टडी। ठीक है, और काफ़ी सारे टारगेट्स रह गए थे। ऑप्शनल नहीं किया था, एथिक्स किया था, बट पूरा लेक्चर नहीं किया था। तो एथिक्स हाफ किया था, आंसर राइटिंग वगैरह नहीं की थी। विजन की मैगजीन पढ़ी थी, एक आर्टिकल। ठीक है, सो दिस वाज द ऑनेस्ट अपडेट अबाउट येस्टरडे। सो इट वाज नॉट अ प्रोडक्टिव डे। ठीक है, आज का अपडेट आई विल गिव टुमारो। तो अभी ये वाली वीडियो में क्या करेंगे, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द, देखो, फ्यू टॉपिक्स, लाइक कुछ आर्टिकल्स एवरी डे फ्रॉम द विजन IAS मैगजीन एज आई एम रीडिंग। आई मेक वीडियोस बेसिकली फॉर माई सेल्फ सो दैट आई एम एबल टू रिवाइज। किसी और को देखना है तो वेल एंड गुड, देख सकते हो आप। ठीक है, तो पहले ये दो टॉपिक्स हैं। बाय द वे, दिस इज अप्रैल का मैगजीन। दिस इज द मैगजीन ऑफ मंथली मैगजीन। ठीक है, विजन IAS मंथली मैगजीन ऑफ अप्रैल 2026। ठीक है, 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज हम। फर्स्ट इज ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, सेकंड इज सेंसस 2027 एंड थर्ड इज इंडिया नेपाल रिलेशंस। ठीक है, अब द पैटर्न ऑफ इट इज गोइंग टू बी कि पहले हम ये टॉपिक्स यहाँ से पढ़ेंगे। सी, आई हैव ऑलरेडी रेड द टॉपिक्स वंस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ रिविजन वीडियो फॉर माई सेल्फ, बट अगर आपको देखना है आई वुड सजेस्ट कि पहले से ये वाले टॉपिक एक बार रीड करके आओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे विजन की मैगजीन से, उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लेंगे एंड वील ट्राई टू रिकॉल कि क्या क्या पॉइंट्स थे, सो दैट आंसर जब हम लिखेंगे तो हम इनकलकेट कर पाए वो पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, सो हियर लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ठीक है, सो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या होती है? पहली बात तो आप इसको एथिक्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट जब वर्ड आ गया और गवर्नेंस का वर्ड आ गया तो एथिक्स में यू कैन यूज। ठीक है, नाउ व्हाई इज इट इन न्यूज? क्योंकि लोकसभा ने एक बिल पास किया है, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये बिल पास हुआ है। ये बिल, इसमें पहले भी अमेंडमेंट हुआ था 2023 में। ठीक है, सो 2023 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, सो जन विश्वास अमेंडमेंट बिल है। नाउ व्हाट इज इंडियाज, व्हाट डज इट सीक or what is the aim of this Jan Vishwas bill? It seeks to change India's regulatory approach from a punitive model to a trust based governance. ठीक है, punitive model से trust based governance पे हमें जाना है। 2023 में भी अमेंडमेंट हुआ था। अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं कि इस बिल में हुआ क्या था। तो इन्होंने डिक्रिमिनलाइज किए हैं 1000 माइनर ऑफेंसेस, जिसमें इन्होंने इम्प्रिजनमेंट की जगह रिप्लेस करके सिविल पेनल्टी डाली है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल हाईवेज को इम्पैसेबल अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए 1 crore की पेनल्टी है। ऐसे ही कुछ ओमिशन किया है इन्होंने। ओमिशन मतलब कुछ फॉल्स को, कुछ ऑफेंसेस को एकदम ही हटा दिया है। ठीक है, जैसे कि गिविंग फॉल्स फायर अलार्म अंडर द दिल्ली पुलिस एक्ट, या फिर फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ्स एंड डेथ्स अंडर द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। कुछ रिविजन हुआ है ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, 10% ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिमम अमाउंट एवरी 3 years। ठीक है, इंक्रीज किया गया है। फोर्थ इज ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स हम करेंगे, हम एकदम से पेनल्टी नहीं लगाएंगे। फर्स्ट हम एडवाइजरी देंगे, सेकेंड हम वार्निंग्स इशू करेंगे, थर्ड में हम कुछ पेनल्टी वगैरह लगाएंगे। अब ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या होता है? एक गवर्नेंस अप्रोच है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर ट्राइंग टू मेक द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, दे शुड बी रिलायबल, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंटेग्रिटी ड्रिवन, सो दैट जो पब्लिक का है वो कोऑपरेशन एंड कंप्लायंस वॉलंटरी मिले हमें, वॉलंटरी कंप्लायंस रादर देन एक्सेसिव कंट्रोल एंड कोअर्शन। ठीक है, अब ट्रस्ट को क्या डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट इट एज इट इज। OECD ट्रस्ट को डिफाइन करता है as a person's belief that another person or an institution will act consistently with the expectations of positive behavior. ठीक है, now what is the need for trust based governance? क्या जरूरत पड़ी हमें? ठीक है, पहली बात तो ये रेगुलेटरी रिफॉर्म लेके आएगा।
इंडिया में ना बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेशंस हैं, एक्सेसिव कंप्लायंसेस हमको करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। अराउंड 70,000 हमारे पास कंप्लायंसेस हैं अक्रॉस ऑल लेवल्स इन द गवर्नमेंट। सेकेंडली, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लेके आएगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करेगा? और दूसरी चीज की ग्रेटर पॉलिसी सर्टेनिटी। ठीक है, आपकी पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो, उसकी सर्टेनिटी बढ़ाएगा। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे कोट कर सकते हो, एज फ्रांसिस फुकुयामा आर्ग्यूज that societies with a higher level of trust, they are more advanced, they tend to be more economically advanced than those with lower levels of trust. Thirdly, क्या करेगा? Voluntary compliance बढ़ाएगा। ठीक है, so voluntary compliance through digital systems, self certifications, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्यूनिटिव इन्फोर्समेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने लगा है इंस्टेड ऑफ अटेस्टेशन फ्रॉम, जैसे इन प्लेस ऑफ एफिडेविट्स जिसमें अटेस्टेशन चाहिए था फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, नाउ सेल्फ सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है? रोसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच है, उससे अलाइन करता है। अब रोसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच क्या है? ये अप्रोच कहता है कि इंडिविजुअल्स गिव अप सम ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स इन ऑर्डर टू रिसीव सम कलेक्टिव राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली इट इज इंडिविजुअल और रूलर के बीच में एक काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच हो जाती है, जिसमें हम कुछ राइट्स अपनी गिव अप करते हैं। ठीक है, वी आर बाउंड बाय सम ड्यूटीज, हम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें एकदम फ्री लिबर्टी नहीं दी है हर चीज को करने की। ठीक है, हमारे पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आपको एक सर्टेन मैनर में बिहेव करना है। इवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज लिमिटेड बाय रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो वो रेस्ट्रिक्शंस हम पे लगाई जाती हैं, हम कुछ अपने राइट्स गिव अप करते हैं इन ऑर्डर फॉर टू गेट समथिंग बिगर, दैट इज अ कलेक्टिव राइट्स। वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रूलर की होती है कि रूलर या स्टेट हमको वो कलेक्टिव राइट्स दे। दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच। देन पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स। पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स में अराउंड 5 करोड़ केसेस हमारे पास पेंडिंग है, तो ये रिड्यूस होगा अगर लोग खुद से ही कंप्लायंस करने लग जाएंगे, वॉलंटरी कंप्लायंस करने लग जाएंगे, तो प्यूनिटिव एक्शन लेने की, कोर्ट में केसेस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन फोकस ऑन द गवर्नेंस का आउटकम, ऑन गवर्नेंस आउटकम्स रादर देन माइनर प्रोसीजरल वायलेशंस। सिटीजन सेंट्रिसिटी, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा। एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में? पहली बात तो इन्फोर्समेंट चैलेंजेस है कि एक्सेसिव अगर हम डीरेगुलेशन कर देंगे, हर चीज में वॉलंटरी कंप्लायंस करेंगे, तो क्या होगा कि ओवर रिलायंस ऑन सेल्फ कंप्लायंस, इससे क्या होगा? इट विल वीकन द डेटरेंस अगेंस्ट सीरियस वायलेशंस। ठीक है, सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। जैसे कि हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं, हमारे पास स्किल्ड पर्सनल नहीं है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, शॉर्टेजेस ऑफ मैन पावर है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है हमारी कि हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड चल पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो सेंसस में भी अभी करने के लिए सारा इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, हर घर में, रूरल एरियाज में सब जगह नहीं है कि वो सेल्फ इन्यूमरेशन कर पाए। ठीक है, तभी अभी भी हमें मैन पावर की जरूरत है, तो हमारे इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं है। मैन पावर की कमी होने से क्या होता है कि ओवरबर्डन हो जाते हैं वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिससे पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं और वो इतने टायर्ड हो जाते हैं दैट इसमें ओवरसाइट हो सकती है, उससे पब्लिक का ट्रस्ट होगा, अंडरमाइन होगा। ठीक है, देन डिजिटल डिवाइड। अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस ये ऐसे करने लगोगे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन, सेल्फ इन्यूमरेशन वगैरह ये सब करो, तो क्या है, एनएसएसओ का डेटा बोलता है कि आप अगर देखो तो जो रूरल हाउस होल्ड्स में है सिर्फ 24% में हमारी इंटरनेट एक्सेस है, जबकि एज कम्पेयर टू 66% इन सिटीज। ठीक है, तो ये डिजिटल डिवाइड बढ़ाएगा, इनइक्विटीज क्रिएट करेगा, स्मॉल बिजनेसेस और जो डिजिटली इलिटरेट सिटीजन्स हैं उनको एक्सक्लूड करेगा सोसाइटी से। साइबर सिक्योरिटी इज अनदर प्रॉब्लम कि रैपिड डिजिटाइजेशन होगा तो पर्सनल डेटा का मिसयूज होगा, साइबर अटैक्स होंगे, इससे क्या होगा, पब्लिक का फेथ अंडरमाइन होगा अगेन। ठीक है, अगर आप देखो तो 2022 में हमारे पास अराउंड 10 लाख केसेस थे। ठीक है, एज कंपेयर टू 22 लाख इंसिडेंट्स ऑफ साइबर अटैक। कॉलोनियल लेगेसी ऑफ डिस्ट्रस्ट। ठीक है, तो हम एक कॉलोनियल लेगेसी कैरी कर रहे हैं ऑफ सस्पिशन। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक सस्पिशन।
जो एक सस्पिशन का कल्चर है जिसमें एक्सेसिव कंट्रोल है, तो वो भी एक चैलेंज बन जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू इंश्योर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रस्ट किया है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज देयर रिसोर्सेज एंड टेक डिसीजंस। ठीक है, तो ये वो है डिसेंट्रलाइजेशन के। सिटीजंस चार्टर, इट टॉक्स अबाउट ट्रस्ट बिटवीन citizens and administration through transparent, accountable, citizen-centric service delivery। ठीक है, ease of doing business में जैसे कि प्लेटफॉर्म्स लाइक परिवेश पोर्टल, जेम पोर्टल, जिसमें ease of doing business, सिंगल विंडो, जैसे आप ई वे बिल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्ट टूवर्ड्स मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंसी आती है उस चीज से। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, डिजी लॉकर, इससे पेपर वर्क रिड्यूस होता है, लोअरिंग कॉस्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नेंस। फेसलेस असेसमेंट स्कीम आया, जैसे इनकम टैक्स में पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ा उसमें। ठीक है, मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट हुआ। ठीक है, वे हेड क्या है इसमें कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर आप करोगे, दैट मीन्स हार्मोनाइज रेगुलेशंस। ठीक है, बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, इनहांस सिटीजन पार्टिसिपेशन। ठीक है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस बढ़ाओ, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स ठीक करो, पब्लिक फीडबैक ज़्यादा लो। इट कैन स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी अच्छे करो, जिसमें क्या है कि सिविल फिलिंग ऑफ वैकेंसीज हमने देखा था कि सीबीआई की, मैंने शायद पॉइंट मेंशन नहीं किया, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ने बोला है कि 15% वैकेंसी है सीबीआई में। ठीक है, तो वैकेंसीज फिल करो, कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। ठीक है, आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस करो, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस से क्या होता है, एक ऑडिट ट्रेल छूट जाता है पीछे। ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि स्टेप्स छूट जाते हैं कि हाँ, जैसे आप बैंक में जाओ कि यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ, कैश में आप पता नहीं लगा पाओगे, बट डिजिटली अगर हो रहा है तो एक ट्रेल बन जाती है पूरी। ठीक है, जिसमें इट डेटर्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एंड रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसकंडक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस रिफॉर्म्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसी को एक बार एक ब्लैंक पेपर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक ब्लैंक पेपर ओपन कर लो। ठीक है, तो हमने इसमें बात की थी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या था कि एक जन विश्वास बिल आया है जिसको 2026 में अमेंड किया गया था, इसको 2023 में भी अमेंड किया गया था। पहले तो ये बिल क्या बात करता है, दिस टॉक्स अबाउट कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें, जैसे कि हमने कुछ चीज़ों में ओमिशन किया है। ठीक है, ओमिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जैसे कि फायर अलार्म, फॉल्स फायर अलार्म। ठीक है, अंडर द दिल्ली पुलिस एक्ट। ठीक है, फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ्स एंड डेथ्स अंडर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ दिल्ली म्यूनिसिपल। ठीक है, देन कुछ ऑफेंसेस को हमने डिक्रिमिनलाइज किया। डिक्रिमिनलाइज किन ऑफेंसेस को किया, 1000 माइनर ऑफेंसेस को हमने डिक्रिमिनलाइज किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेशनल हाईवेज को इम्पैसेबल बनाते हो तो फिर हमने क्या किया है, कुछ फाइन्स और पेनल्टीज को हमने रिवाइज किया है। उसमें क्या रिवाइज किया है कि हमने इंक्रीज किया है 10% ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिमम अमाउंट एवरी 3 years। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक चीज और की है इसमें, फाइन्स एंड पेनल्टीज हो गया, ये हो गया। एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स हम इसमें लेके आएंगे, जिसमें कि हम फर्स्ट इंसिडेंस में सिर्फ एडवाइजरी देंगे, सेकंड में हम वार्निंग इशू करेंगे, एंड थर्ड में हम जाके कुछ भी प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का एम क्या है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम प्यूनिटिव एक्शन टू अ मोर ट्रस्ट बेस्ड। ठीक है, जहाँ पे वॉलंटरी कंप्लायंसेस होंगे। ठीक है, एक्सेसिव कोअर्शन एंड कंपल्शन नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल एंड कोअर्शन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है,
अब ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को डिफाइन कर दो। यही चीज है जो हमने अभी पढ़ी। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एक गवर्नेंस अप्रोच है, ठीक है, विच शिफ्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल एंड कोर्शन टुवर्ड्स वॉलंटरी कंप्लायंस। ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट को कौन डिफाइन करता है? ओईसीडी डिफाइन करता है। ओईसीडी ने ट्रस्ट को कैसे डिफाइन किया? इट सेज कि ट्रस्ट इज अ पर्सन्स बिलीफ, ठीक है, दैट अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन विल एक्ट in accordance with his or her expectations of positive behavior, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमको क्या जरूरत पड़ी थी इसकी, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। इसकी नीड ये है कि पहली बात तो ये रेगुलेटरी रिफॉर्म लेके आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, ओवर रेगुलेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पास अराउंड 70,000 रेगुलेशंस हैं अक्रॉस ऑल स्टेजेस। ठीक है, सेकेंडली ये क्या करेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। एंड सेकेंडली इसमें क्या होगा कि बेटर पॉलिसी का आउटकम मिलेगा। ठीक है, पॉलिसी सर्टेनिटी बढ़ेगी। अब इसमें फ्रांसिस फुकुयामा ने एक चीज बोली थी कि इकोनॉमीज विद हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट will have economies with higher level of trust are tend to be more advanced than economies with lower level of trust। ठीक है, थर्डली क्या होगा कि वॉलंटरी कंप्लायंस हो जाएगा, जैसे कि हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन का केस देखा, जहाँ पे आपको अब एफिडेविट्स बनवाने की जरूरत नहीं है फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, ऑल्सो इसमें आप वॉलंटरी कंप्लायंस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो सेंसस का, जिसमें आप सेल्फ इन्यूमरेशन कर रहे हो। ठीक है, फोर्थ क्या है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रहे थे कोर्ट्स में। ठीक है, अराउंड 5 करोड़ केसेस पेंडिंग थे, वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन नाउ फोकस ऑन आउटकम बेस्ड गवर्नेंस रादर देन फोकसिंग ऑन माइनर प्रोसीजरल वायलेशंस। ठीक है, इसके बाद क्या था कि सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सिटीजन पार्टिसिपेशन या सिटीजन सेंट्रिसिटी बोल लो उसको। ठीक है, सो सिटीजन सेंट्रिसिटी में क्या है कि मोर पार्टिसिपेटरी सिटीजन्स होंगे, मोर रिस्पॉन्सिव होंगे। ठीक है, ये सब क्या था। इसके बाद हमने क्या था कि इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि पहली बात तो ये डिजिटल डिवाइड क्रिएट करेगा। डिजिटल डिवाइड के हमने क्या देखा था कि एनएसएसओ बोलता है कि अगर आप देखो तो 24% शायद से था, अभी चेक कर लेंगे, 24% रूरल में और अराउंड 66% इंटरनेट एक्सेस है। 66% इंटरनेट एक्सेस है सिटीज में, तो ये इनइक्विटीज क्रिएट करेगा। ठीक है, और एक्सक्लूजन ऑफ करेगा, एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी करेगा ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन और रूरल पीपल। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि स्किल्स नहीं है इतनी, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है। ठीक है, हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, थर्डली अगेन टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, डिजिटली हम इतने एडवांस नहीं है। ठीक है, फोर्थ कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाओगे तो साइबर अटैक्स का रिस्क है। ठीक है, साइबर अटैक्स के रिस्क में हमने एग्जाम्पल देखा था कि 10 लाख के करीब इंसिडेंट्स थे 2022 में, जो कि बढ़ के हो गए हैं, कितने हो गए थे 10 लाख से, पता नहीं, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। Because I am also not sure. दस लाख से बढ़ के 22 लाख हो गए थे 2024 में। 22 लाख हो गए थे 2024 में। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए। इसके बाद एक पॉइंट ये था कि अगर आप इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम है, अगर आप ज्यादा डीरेगुलेशन कर लोगे तो डेटरेंस कम हो जाएगा एंड सीरियस ऑफेंसेस लाइक एनवायरमेंटल लॉज या फिर लेबर लॉज का ब्रीच होने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने कुछ इसमें वे फॉरवर्ड पढ़ा था कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेके आओ, हार्मोनाइज करो। ठीक है, लॉज को, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करो। ठीक है, और
टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस करो, ठीक है, और आपस में और भी कुछ चीजें थी, ठीक है। तो ब्रॉडली ये आइडिया था, ठीक है। अब ऑल दिस इफ यू बीन एबल टू राइट एंड रिकॉल विदाउट लुकिंग, दैट्स गुड इनफ, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल हमने कवर कर लिया, प्यूरेटिव मॉडल से ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ठीक है, डिक्रिमिनलाइज ओमिशन, रिविजन, ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स, देन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, ये कुछ कीवर्ड्स हमने मिस कर दिए थे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, फेयर, ट्रांसपेरेंट बनाना है। ओईसीडी की डेफिनेशन हमने कर ली थी ट्रस्ट की, नीड में रेगुलेटरी रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्रांसिस फुकुयामा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वॉलंटरी कंप्लायंस, सेल्फ सर्टिफिकेशन, पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज एंड सिटीजन सेंट्रिसिटी। चैलेंजेस में इन्फोर्समेंट हमने कर लिया, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स हमने कर लिया। इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स में ये वाली अगेन एग्जांपल रह गया था, ठीक है। डिजिटल डिवाइड की हमने बात कर ली थी, साइबर सिक्योरिटी की अटैक बात कर ली, ये वाला पॉइंट रह गया था कि कॉलोनियल लेगेसी ऑफ डिस्ट्रस्ट हम लेके चल रहे हैं। हाँ, ये वाला भी रह गया था कि ट्रस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट 70, तो पंचायती राज उन्होंने लाया। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, परिवेश पोर्टल, जेम पोर्टल, ई वे बिल्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फेसलेस असेसमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक यूपीआई, डिजी लॉकर, ठीक है। वे अहेड में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सिटीजन पार्टिसिपेशन मिस किया था हमने। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की हमने बात कर ली थी, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की बात कर ली थी, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस रिफॉर्म्स एक चीज मिस हो गई थी, ठीक है। सो इतना अगर थोड़ा बहुत याद हो रहा है ना, सी दिस इज नॉट गोइंग, ये मैं तीसरी या चौथी बार पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो इतनी बार पढ़ के ही होगा ये, एकदम ये पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू सेंसस। सेंसस में क्या है कि वर्ल्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सेंसस पे क्वेश्चन है तो ये लिखना कि इट इज द इंडिया का जो सेंसस दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, ठीक है। सो 2027 ऑफ कोर्स 21 में हमने नहीं किया था पैंडेमिक के चक्कर में। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस हो रहा है, कास्ट एन्यूमरेशन भी इसमें फर्स्ट टाइम हो रहा है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस एंड कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। सेंसस का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है वो क्या है, आर्टिकल 246, इट टॉक्स अबाउट, वो लिस्ट में कि इस यूनियन का ये होना चाहिए, तो उसमें 69th जो लिस्ट है, 69 एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट इट। बाकी सेंसस एक्ट हमने 1948 का क्रिएट किया हुआ था, एंड सेंसस रूल्स जो कि लीगल प्रोविजंस हैं इसके लिए। कंडक्ट कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में हम देख सकते हैं, हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको देखते हैं क्योंकि उसमें टैक्सेशन पर्पस से यूज किया गया था। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो कि N.A. अकबरी, ठीक है, N.A. अकबरी क्या था, ये एक अबुल फजल ने लिखा था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है जो कि 5 पार्ट्स में है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट एंड इट्स रिटन इन पर्शियन में लिखी गई है। इट डिस्क्राइब्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में मतलब ज्योग्राफी कैसी थी वहाँ की, और क्रॉप्स क्या थे, यील्ड क्या थी, ठीक है, वेजेस, प्राइसेस, रेवेन्यू के बारे में वहाँ पे बेसिकली ये बताते हैं अकबर के टाइम पे, ठीक है। ब्रिटिश एरा में उसके बाद हमने 1881 में अपना फर्स्ट सेंसस किया जो कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था। अब सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस सेंसस क्या होता है, सिंक्रोनस सेंसस जैसे इंडिया में हो रहा है कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज की तरह कंटिन्यूसली लिया जाता है, जैसे हर जगह हो रहा है, जैसे ये एक्सरसाइज एक वाइडली अंडरटेकन पर्पसली एक्सरसाइज हम किए जा रहे हैं। नॉन सिंक्रोनस कभी किसी चीज के लिए हमने कहीं से डेटा ले लिया, कभी किसी और चीज के लिए, मतलब इट इज नॉट अ कंटिन्यूस एक्सरसाइज, ऐसे इधर उधर से डेटा लेके हमने एक कंपाइल किया। तो जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस है वो 65 to 72 में के बीच में किया गया था, बट फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज इन 1881, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ये चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे, W.C. प्लाउडेन, ठीक है, ये थे। सिंस देन डेसिनियरली हम कर रहे हैं इसको, एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के थ्रू 16th सेंसस होगा ये, ठीक है। 8 पहले हो चुके हैं और 8 इंडिपेंडेंस के बाद थे, 8 थे ये, ठीक है। अब
इसमें न्यू क्या है कि पहली बात तो डिजिटल इन्यूमरेशन कर रहे हैं, हमने एक पोर्टल बनाया है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS, सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग। Alongside we've also done हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है, उसका भी एक मोबाइल ऐप बनाया। सेल्फ इन्यूमरेशन हम इसमें करेंगे, ठीक है, एक वेब बेस्ड पोर्टल है टू सेल्फ इन्यूमरेट इन 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस। कास्ट इन्यूमरेशन अपार्ट फ्रॉम SC/ST फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, 2 फेसेस में होगा। फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस एंड सेकेंड फेज में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है। तो फेज 1 में हम करेंगे हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, सेकेंड फेज में हम करेंगे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। सिग्निफिकेंस क्या है कि आप पब्लिक पॉलिसी को री एंकर कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हम रिलाई कर रहे थे पुराने डेटा पे, ठीक है। अब क्या होगा, इट हेल्प्स टू मैप द सोशियो इकोनॉमिक मैप, ठीक है। तो हमको कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक मैप मिल जाता है, एक्यूरेटली हम टारगेट कर सकते हैं क्या सब्सिडीज हैं, क्या डेप्रिवेशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद मॉडर्न रियलिटीज। डीलिमिटेशन, ऑफ कोर्स डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें शिफ्ट होगा, ठीक है। और वुमेन्स बिल ऑफ कोर्स इज बेस्ड ऑन दिस। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू डेमोग्राफिक्स, जैसे कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट हैज बीन डिक्लाइनिंग, इंडियाज पॉपुलेशन इज बिकमिंग ओल्ड, ठीक है। सो उसके लिए हमें ज़रूरत है जेरियाट्रिक केयर की या फिर केयर बेस्ड इकोनॉमी, हेल्थ सिस्टम्स को बेटर करने के लिए, उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, उसके लिए हमें ज़रूरत है। देन अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन ट्रैकिंग, कि अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए हमको अर्बन सिटीज़ अच्छी बनानी पड़ेंगी, अर्बन प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। एक पेरी अर्बन इन्होंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, तो पेरी अर्बन मीन्स कि जो कंट्री साइड और सिटीज के बीच का एक ट्रांजिशन जोन होता है, वहां पे बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन, ठीक है। सो दिस वाज दिस। चैलेंजेस क्या हैं इसमें? चैलेंजेस ये हैं कि डिजिटल एक्सक्लूजन एंड प्राइवेसी, मोबाइल ओनरशिप एंड डिजिटल लिटरेसी कैन बी अ मेजर कंसर्न, ठीक है, जहाँ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ऑफन लैक। तो सेल्फ इन्यूमरेशन में एक प्रॉब्लम है कि डिजिटल लिटरेसी होनी ज़रूरी है और एक मोबाइल का ओनरशिप भी, कि कौन कर रहा है सेल्फ इन्यूमरेशन, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। देन मेथोडोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कास्ट, कि जो कास्ट इंडिया में है ना, कास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत वो है कि देर आर अ लॉट ऑफ सब कास्ट ऑल्सो, सो इट्स डिफिकल्ट, बहुत हेट्रोजेनस है हमारी सोसाइटी, तो सब कास्ट आइडेंटिटीज भी हैं, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको कैटेगराइज करना। देन नॉर्थ साउथ टेंशंस है, क्योंकि डिलिमिटेशन में आप सदर्न स्टेट्स हैव दे हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन, कर्व्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सो they are scared and they are of the they are in the fear कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन, ये जो मैंने रेड में लिखा है वो वाला पढ़ना, दैट इज मोर easier than what is written here. as india aims to as India aims towards Viksit Bharat 2047, this digital caste census offers an unprecedented mirror to reflect India's modern realities, ठीक है। सो इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज मॉडर्न रियलिटीज। टू अगर हमें विकसित भारत बनना है, हमें पास डेटा होना चाहिए। इफ एग्जीक्यूटेड ट्रांसपेरेंटली, इट हैज द पावर टू एनहांस प्रिसिशन ऑफ वेलफेयर डिलीवरी का प्रिसिशन बढ़ाएगा, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड अनकवर द ट्रू सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इसकी हमने कुछ बात करी थी। चलो इसको वो कर लेते हैं, एक बार एक ब्लैंक पेपर निकाल लो। तो हम बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस, ठीक है, 2027 की फर्स्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होगी है, ठीक है। इसमें कुछ इसका चलो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में हमने देखा है, हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा है, टैक्सेशन पर्पज से यूज होता था, हमने मुगल एम्परर के टाइम पे भी देखा है, जहाँ पे हमने एन अकबर के बारे में बात की थी,
ठीक है। एंड ए अकबर के बारे में बात की थी, जिसमें जो अबू फजल ने लिखी थी, पर्शियन में लिखी गई थी। और इट टॉक्स अबाउट सम क्रॉप्स एंड यील्ड्स एंड पूरा वो देता है। ठीक है। उसके बाद हमने सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस की बात की। सिंक्रोनस हमारा सेंसस जो फर्स्ट हुआ था वो 1881 में हुआ था। ठीक है। नॉन सिंक्रोनस अराउंड 65 टू 72 के बीच में हो रहा था। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि डेसिनियली हो रहा है। इसके बाद डेटा के हमने 246 आर्टिकल की बात की थी, जिसमें हमने 7th शेड्यूल की 69th एंट्री की बात की थी। ठीक है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है। देन हमने सेंसस एक्ट और सेंसस रूल्स की भी बात की थी। ठीक है। जो कि 1948 में बनाया गया था। कंडक्ट कौन करता है? सेंसस कमिश्नर कंडक्ट करता है अलोंग विद रजिस्ट्रार जनरल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। सो ये हो गया कुछ बैकग्राउंड। इस बार न्यू क्या है सेंसस में कि सेल्फ इन्यूमरेशन हो रहा है। ठीक है। ऑफ कोर्स कास्ट इन्यूमरेशन भी हो रहा है फर्स्ट टाइम, 2 फेजेस में हो रहा है। और एक चीज और थी कि एक पोर्टल बनाया गया है CMMS, और एक हाउस लिस्टिंग का भी एक पोर्टल बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि हमको ये क्या बेनिफिट्स देता है, मतलब ठीक है, तो री एंकर करता है कि वेलफेयर डिलीवरी वगैरह। ठीक है। आपको डेप्रीवेशन बता देगा। ठीक है। उसके बाद डीलिमिटेशन पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखो तो डीलिमिटेशन एंड वुमेन्स बिल इज बेस्ड ऑन द सेंसस। उसके बाद अगर आप देखो तो और क्या पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े थे कि बेनिफिट्स क्या है या नीड क्या है कास्ट सेंसस की। ठीक है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है। तो हमारे को चेंजेस के लिए हमें डेटा चाहिए कि हमारी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, हमारा पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, तो उसके लिए हमें जेरियाट्रिक केयर और केयर इकोनॉमी की ज़रूरत है। ठीक है। वो सब था। इसके बाद इसमें और भी कुछ बेनिफिट्स थे। आई थिंक आई एम मिसिंग आउट, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है। सो बेनिफिट्स ये हो गए। इसके बाद इसमें कुछ चैलेंजेस हमने पढ़े कि चैलेंजेस क्या थे। एक तो नॉर्थ साउथ का चैलेंज था। ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट्स कुछ कह रही हैं क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन अपनी कम कर लिया, तो उनको लग रहा है कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि कास्ट जो है इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज़, हेट्रोजेनस सोसाइटी है, सब कास्ट आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि साइबर अटैक्स और डिजिटल वाली हमने वो बात की थी। ठीक है। कंक्लूजन में हमने कुछ बात की थी। सो देयर आर, आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट अ फ्यू पॉइंट्स हियर। अभी विल गो बैक एंड रीड, सो विल सी कि क्या क्या पॉइंट्स मिस आउट हो गए। तो हमने यहाँ पे बात कर ली थी फुल्ली डिजिटल कास्ट एन्यूमरेशन, 246 की बात कर ली, 69 की बात कर ली, सेंसस एक्ट की बात कर ली, रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर ली, एंशंट की बात कर ली, ब्रिटिश एरा की बात कर ली, स्टैट्यूटरी मैंडेट की बात कर ली, डिजिटल एन्यूमरेशन CMMS, ये वाला पॉइंट मिस हो गया था कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का मोबाइल ऐप। ठीक है। सेल्फ इन्यूमरेशन आई थिंक मिस हो गया था कि आप सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हो थ्रू वेब बेस्ड पोर्टल इन 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है। 2 फेज हमने बात कर ली, कास्ट इन्यूमरेशन की बात कर ली, री एंकरिंग वेलफेयर पॉलिसीज की हमने बात कर ली थी इसमें। ठीक है। डेप्रीवेशन और ये सब आइडेंटिफाई कर लिखा, और डीलिमिटेशन की बात कर ली, डेमोग्राफी की बात कर ली। हाँ, ये वाला पॉइंट मिस हो गया था कि अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन ट्रैकिंग भी है कर पाएगा ताकि हम अर्बन प्लानिंग बेटर कर पाए। चैलेंजेस क्या थे? डिजिटल एक्सक्लूजन, प्राइवेसी वाला आई गेस मिस हो गया था। हमने ये वाली एग्जैक्ट बात नहीं की थी कि हाँ कर ली थी शायद, कुछ पॉइंट देख लेना एक बार। कास्ट की हमने बात कर ली थी, नॉर्थ साउथ टेंशंस की हमने बात कर ली थी, और ये कंक्लूजन है। ठीक है। सो दिस इज डन। देन अनदर टॉपिक फॉर नाउ इज इंडिया नेपाल रिलेशंस। अब इंडिया नेपाल रिलेशंस में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमको देखनी है। ठीक है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड किया हुआ है जस्ट फॉर, क्योंकि साथ साथ में रिवाइज हो जाएगा तो बेटर है। ठीक है। तो इंडिया नेपाल रिलेशन में पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारा 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है। ठीक है। 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर करता है। विच आर द 5 इंडियन स्टेट्स जिनके साथ बॉर्डर करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, देन ओपन बॉर्डर है। ठीक है, फ्रीली यू कैन मूव, ट्रेड हो सकता है, मूवमेंट ऑफ पीपल हो सकता है विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं एट बीरगंज। ठीक है, नेपाल्स फर्स्ट एवर आईसीपी एंड बिराटनगर, नेपालगंज, बहरावा। ठीक है, इन सब जगहों पे। तो बीरगंज चाहे तो रिमेंबर कर सकते हो क्योंकि नेपाल का फर्स्ट था। अब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बेसिकली कंसोलिडेट करता है अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कस्टम्स, लाइक इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, क्वारंटीन, वेयर हाउसिंग। ठीक है, इनटू अ सिंगल जोन। ठीक है, ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इकोनॉमी और ट्रेड की अगर हम बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल हमको सबसे ज्यादा, नेपाल का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया है। ठीक है, सबसे बड़ी। एंड नेपाल हमसे क्या लेता है? नेपाल हमसे, और पहली बात एक्सपोर्ट की चलो बात कर लेते हैं। नेपाल हमको एक्सपोर्ट क्या करता है? इट एक्सपोर्ट्स टू अस टी, कॉफी, जूट एंड एडिबल ऑयल। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? चाय देखो, सिक्किम बॉर्डर करता है, सिक्किम में चाय मिलती है, टी कॉफी वहां से याद कर लो। वेस्ट बंगाल बॉर्डर करता है, वेस्ट बंगाल में हमारे पास जूट का वो होता है, तो जूट वहां से याद कर लो। एडिबल ऑयल एक एक्स्ट्रा याद कर लो। नेपाल हमसे क्या इंपोर्ट करता है? देखो, सीरियल्स तो हम सभी को एक्सपोर्ट करते हैं, सीरियल्स, मशीनरी के पास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसलिए याद करना क्योंकि साउथ एशिया के, अभी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, ये देखो, ये वाला पढ़ ही लो अभी। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन। तो क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन इन साउथ एशिया फर्स्ट इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इट इज कनेक्टिंग मोती हारी इन बिहार टू अमलेखगंज इन नेपाल। याद करना, मोतीहारी इन बिहार टू अमलेखगंज इन नेपाल, फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, कुछ रेल लिंक्स भी हैं जैसे जयानगर, बिजालपुरा, पर दीपास, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, तो देख लेना। फर्स्ट एवर ब्रॉड गॉज लाइन है ये। देन जोगबानी, बिराटनगर, रक्सौल, काठमांडू, ये सब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, देन व्हीकल्स, पार्ट्स, मशीनरी, आयरन एंड स्टील इंपोर्ट करता है हमसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं अभी पढ़ाऊंगी, रुक जाओ। अब ये वाला कर लेते हैं पहले। पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 हुआ था। अब ये पीस एंड ट्रीटी वाली फ्रेंडशिप क्या है? आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि एक फाउंडेशनल बायलैटरल ट्रीटी थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जिसमें ओपन बॉर्डर्स की बात की गई है, बहुत सारी मतलब रेसिप्रोकल राइट्स की बात की गई है, म्यूचुअल सिक्योरिटी वगैरह की बात की गई है। ठीक है, कुछ कॉमन ग्रुपिंग्स में हम लोग पार्ट हैं। कॉमन ग्रुपिंग्स जैसे अगर आप बात करो तो सार्क नेशंस के वो क्या है कंट्रीज। ठीक है, तो सिम्बा से याद रख लो। सिम्बा इस, तो पहले 7 नेशंस थे, 8th अफगानिस्तान ऐड हुआ। ठीक है, तो सिम्बा से याद कर लो। श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, बी से बांग्लादेश एंड भूटान, सिम्बा, तो ये 5 हो गए। और एनपी, नेपाल एंड पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान बाद में ऐड हुआ 8th मेंबर। ठीक है, सार्क नेशन। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। तो बिम्स्टेक पहले था बिस्टेक। ठीक है, बिस्टेक में कौन कौन से मेंबर्स थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन था ईसी। ठीक है, उसके बाद म्यांमार ऐड हुआ। इसमें एम फॉर म्यांमार है, मालदीव्स नहीं है। ठीक है, मालदीव सार्क में, तो उसके बाद म्यांमार ऐड हुआ। उसके बाद नेपाल और भूटान ऐड हुआ। ठीक है, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। उसके बाद ISA का पार्ट है नेपाल। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई। डिफेंस कोऑपरेशन में अगर आप देखो तो गोरखा रेजिमेंट जो इंडिया का है, वहां पे नेपाल के सोल्जर्स हैं। ठीक है, 32,000 गोरखा सोल्जर्स फ्रॉम नेपाल। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल कराता है सूर्य किरण। इसको याद कैसे करोगे? नेपाल में, अच्छा मैंने माउंटेन्स नहीं पढ़ाए हैं, एक सेकेंड। तो नेपाल के कुछ माउंटेन्स भी याद कर लो। डैम जैम, ये उन्होंने पढ़ाया था, सुदर्शन गुर्जर सर ने पढ़ाए थे। डैम जेम से याद कराया था उन्होंने। D फॉर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, M फॉर मानसालू, देन जेम गौरी शंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। ठीक है, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। ऐसी एवरेस्ट हाईएस्ट है जैसे सन इज द लार्जेस्ट, तो सन से सूर्य किरण याद कर लो कि आई एम जस्ट टेलिंग यू यार, मैंने ऐसे याद किया। ठीक है, सूर्य किरण
joint military exercise. Then power trade agreement है India other areas of cooperation. पावर ट्रेड अग्रीमेंट 2024 में किया गया था, जिसमें हमने नेपाल को बोला था कि हम इंपोर्ट करेंगे नेपाल से 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट्स यूपीआई इन्होंने एक्सेप्ट किया है, यूपीआई एंड क्यूआर ऑफ नेपाल. ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. ठीक है, तो मेजर रिवर्स पे हमने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है. अब ये रिवर्स का भी मैंने यहाँ पे रिवीजन कराया है, थोड़ा सा अपने लिए किया है बेसिकली, ताकि मुझे साथ साथ में याद हो. तो कुछ अग्रीमेंट्स हमने साइन किए नेपाल के साथ रिवर्स, लाइक कोसी. अब कोसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. कोसी की ट्रिब्यूटरीज कुछ नेपाल से आती हैं, सन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ आपको दिखेगा सन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी. सन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी दिख रहा है. ठीक है, और वो सप्त कोसी बन जाता है और फिर नेपाल में आके कोसी, मतलब इंडिया में आके गंगा में कोसी में मिट जाता है. ठीक है, दूसरी रिवर है गंडक रिवर. गंडक रिवर इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. गंडक रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं वहां से, जैसे कि गंडकी विच इज ऑल्सो कॉल्ड काली गंडक. गंडकी और काली गंडक एंड नारायणी और त्रिशूल रिवर. ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको गंडकी, काली या फिर काली गंडक, त्रिशूल या नारायणी रिवर. ये गंडक की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंडक आके इसमें मिल जाती है गंगा में. करनाली रिवर, करनाली रिवर जो घाघरा रिवर है उसको नेपाल में करनाली रिवर कहा जाता है. और घाघरा रिवर्स की कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे तीला बेरी सेती, वो भी नेपाल से आ रही हैं. ठीक है, तो करनाली या करनाली रिवर इज अनदर नेम ऑफ घाघरा रिवर. ठीक है, देन देयर इज काली रिवर. काली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द घाघरा रिवर. इसको वहां पे ऐसे बोला जाता है काली रिवर, शारदा, सरयू रिवर इसको बोला जाता है वहां पे अयोध्या में. ठीक है, तो एक बार मैं अगर आपको मैप दिखा दूं तो ये याद हो जाएगा. देखो कोसी, देखो पहले कोसी गंगा में आके मिल रही है, सन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी आके आती है सप्त कोसी, सप्त कोसी आके गंगा में मिल जाती है. उसके बाद हमने गंडक रिवर की बात की थी. गंडक रिवर में दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल से आ रही हैं, गंडकी और काली गंडक, या फिर उसको गंडकी या फिर काली गंडक, और दूसरी है त्रिशूल या फिर नारायणी रिवर. ठीक है, घाघरा रिवर की बात कर लेते हैं. घाघरा रिवर ये करनाली रिवर इसको कहा जाता है, यहाँ पे देखो. ठीक है, ये घाघरा रिवर है, इसको करनाली रिवर कहा जाता है नेपाल में. टीला बेरी सेती 3 ट्रिब्यूटरीज हैं. और काली रिवर ये जो उन्होंने वहां पे महाकाली रिवर लिखा था, काली, शारदा, सरयू, ये सेम रिवर के अलग अलग नाम है. ठीक है, काली, शारदा, सरयू ये घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है और घाघरा आके यहाँ पे मिल जाती है. ठीक है, तो दिस इज द मैप ऑफ द गंगा रिवर वेयर वी हैव द घाघरा रिवर जिसको करनाली कहा जाता है, 3 ट्रिब्यूटरीज तीला बेरी सेती. इट ऑल्सो हैज अनदर ट्रिब्यूटरी विच इज कॉल्ड काली, शारदा, सरयू, तीनों एक ही रिवर का नाम है. देन कमिंग टू गंडक रिवर, 2 ट्रिब्यूटरीज, गंडकी और काली गंडक, एंड त्रिशूल और नारायणी रिवर. देन द कोसी रिवर, सन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी, सप्त कोसी एंड कोसी. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिवर्स यहाँ पे रिवाइज करा दिया. अनदर एरिया ऑफ कॉपरेशन इज ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर एड. जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था और कोविड-19 में इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. ठीक है, कल्चर में हमारा क्या कॉपरेशन है कि आप देखो, अगर जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम में जो 2 सर्किट्स हैं, जैसे कि बुद्धिज्म सर्किट और रामायण सर्किट, वो हमको कल्चरली कनेक्ट करता है नेपाल से. कैसे? लुम्बिनी. अब देखो लुम्बिनी का यहाँ पे मैंने कुछ 4 मेजर साइट्स लिख दिए ऑफ बुद्धिज्म, जो कि मतलब रिवाइज कर लो, बेटर है. लुम्बिनी में गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है, इट इज इन नेपाल. बोध गया विच इज इन बिहार, वहां पे उनको एनलाइटनमेंट मिला था. देन अनदर इज कुशीनगर, जहाँ पे वो फाइनली उनको फाइनल लिबरेशन मिला था, जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा. ठीक है, देन इज सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था एंड व्हील ऑफ धर्मा एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, तो 4 ये बुद्धिज्म के साइट्स हैं, पिलग्रिम साइट्स. देन जनकपुर, जनकपुर ठीक है, जहाँ पे इट इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ सीता.
तो रामायण और बुद्ध सर्किट हो गया। चैलेंजेस इंडिया और नेपाल के रिलेशन में रहे हैं कि पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी बहुत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशंस अगर आप देखो तो नेपाल में जब से वो कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ है, मोनार्की अबॉलिश होकर कॉन्स्टिट्यूशन लगा है 2008 से, तब से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल है वहाँ पे। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक पॉलिसी हम लॉन्ग टर्म रिलेशंस बना नहीं पा रहे, बार बार चेंजिंग गवर्नमेंट हो रही है। ठीक है। इश्यूज विद कस्टम्स एंड बॉर्डर में इशू आता है, क्योंकि जैसे आप देखो कि नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ कस्टम्स और वो लगा दी थी, कस्टम ड्यूटीज वगैरह इंडिया के बोर्ड उस पे। सिक्योरिटी एक चैलेंज है, सिक्योरिटी इश्यूज आपने धुरंधर में देखा होगा, नेपाल के क्योंकि ओपन बॉर्डर है वहां से काउंटरफीट करेंसी जिसको हम बोलते हैं फेक करेंसी, वो इंडिया में आ रही थी। सो सिक्योरिटी इशू है। इकोनॉमिक डिसरप्शंस मतलब कुछ जॉइंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि पॉलिटिकल डेडलॉक्स की वजह से हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, जिसके ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। चाइना कंपटीशन, ठीक है, तो इंडिया ने जब ब्लॉकेट लगाया था उसके बाद इन्होंने डाइवर्सिफाई करके चाइना से डीपन कर लिए टाइज, एंड दे आल्सो जॉइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा है, मैप इन्होंने रिलीज किया था, न्यू पॉलिटिकल मैप, दे क्लेमिंग द एरियाज ऑफ लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड दिस व्हिच इज द थर्ड प्लेस काला पानी। ठीक है। ऑल्सो इट हैड रीसर्फेस जब हमने अभी कैलाश मानसरोवर की हमने यात्रा दोबारा से शुरू की थी लिपू लेक पास से। गोरखा रेजिमेंट में कुछ प्रॉब्लम है कि इंडिया में जब अग्निपथ स्कीम इशू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे कुछ सस्पेंड रिक्रूटमेंट अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है। कंक्लूजन में, द ट्रांजिशन लेड बाय जेन ज़ी मूवमेंट इन नेपाल ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एलिमिनेटिंग अनसर्टेनिटी, एड्रेसिंग एग्जिस्टिंग गैप्स। ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सब देख के एक बार लिख लेना। ठीक है। तो इसको अगर आप पेपर पे, एक ब्लैंक पेपर पे कर लो एक बारी। नेपाल के साथ टाइज में हमने पहली बात तो बात की कि 5 बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। ठीक है। नाम बता दो फटाफट से। यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। 5 स्टेट्स हैं। नेपाल के कुछ माउंटेन्स बता दो। ठीक है। डैम जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। ठीक है। उसके बाद नेपाल से अगर हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो हम इंडिया, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है। नेपाल हमको क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सिक्किम से याद करो टी कॉफी, वेस्ट बंगाल से याद करो जूट और एडिबल ऑयल। ठीक है। और दूसरी चीज, इंडिया भी नेपाल से कुछ इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है नेपाल को कुछ, तो नेपाल इंडिया से क्या ले रहा है, सीरियल्स ले रहा है, कुछ पार्ट्स ले रहा है, पेट्रोलियम ले रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे रेलवे लिंक्स हैं उसके साथ। फर्स्ट लार्जेस्ट जो गॉज है आईसीपी, हमने ओपन बॉर्डर के बारे में बात की थी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में बात की थी। ठीक है। रेलवे लिंक्स के बारे में बात की थी, पेट्रोलियम पाइपलाइन के बारे में बात की थी जो कि साउथ एशिया की है। ठीक है। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन हमने ये बात कर ली थी। उसके बाद कुछ वाटर ट्रीटी की हमने बात की थी, कुछ रिवर्स पे, उसमें हमने रिवर्स याद की थी। ठीक है। गंडक, कोसी, घाघरा रिवर। ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली थी कि कुछ कल्चरल टाइज भी हैं हमारे पास, जैसे कि बुद्धिज्म और रामायण सर्किट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है। उसके बाद हमने लुम्बिनी की बात की थी, कुछ प्लेसेस हैं बुद्धिज्म की, लुम्बिनी जहाँ पे बर्थ प्लेस था, बोध गया। ठीक है। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर जहाँ पे परिवारना मिला था उनको, लास्ट लिबरेशन मिला था, सारनाथ फर्स्ट सरमन दिया था। ठीक है। उसके बाद कुछ रीजनल टाइज थे, जैसे कि सार्क की हमने बात की थी, उसकी कुछ कंट्रीज की बात की थी, बिम्स्टेक की बात की थी, BBIN की बात की थी। ठीक है। ISA की बात की थी। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम उनसे लेने का एग्रीमेंट है 10,000 मेगावाट की। ठीक है। उसके बाद गोरखा रेजिमेंट मिलिट्री में हमने बात की थी। मिलिट्री में हमने और बात की थी सूर्य किरण की, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है। और चलो चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, और भी मे बी इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, मे बी आई हैव मिस्ड आउट।
कुछ चैलेंजेस हमारे पास हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, बिकॉज जब से वो है तो हम लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बना पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चाइना फैक्टर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद एक हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज हैं, फेक करेंसी इंडिया में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या चैलेंजेस थे नेपाल के साथ कि मैप की प्रॉब्लम थी, जोग्राफिकल बॉर्डर टाइज में प्रॉब्लम थी, ठीक है। एंड यही था बेसिकली, और कुछ रह गया, क्या रह गया इसमें देख लेते हैं। ओपन बॉर्डर ये सब हमने कर लिया, एडिबल ऑयल ये सब कर लिया, रेलवे कर लिया, ये कर लिया। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ में हमने हेल्प की थी, एक ये पॉइंट रह गया था। क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट वाला पॉइंट रह गया, ये तो हो गया सारा। कस्टम्स बॉर्डर वाला ये वाला पॉइंट रह गया था कि इन्होंने कुछ लगा दिया था। बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना कंपटीशन, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होने वाले, गोरखा रेजिमेंट वाला पॉइंट रह गया था कि गोरखा रेजिमेंट में अग्निपथ स्कीम में प्रॉब्लम्स आएगी। सो दिस इज बेसिकली 3 टॉपिक्स वी हैव डन टुडे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।